मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास इंटर के जो सेंटअप एग्ज़ाम 2022 में हुआ है बायोलॉजी पेपर को सॉल्व करते हैं। और इसमें सही होने का 100% गारंटी है। एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको बता दें कि इस पेपर में कुल 96 प्रश्न हैं, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव है और 70 में आपको मात्र 35 ही बनाना है। तो जो भी आपको लगे मात्र 35 ही बनाइए। और उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है 20 है, जिसमें 10 ही बनाना है। और 6 जो है आपका लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको मैक्सिमम जो है 120 शब्द से ज़्यादा में आंसर नहीं देना है। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न है आपका कि बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ये प्रश्न जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कि बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है पेट से। बी लिम्फोसाइट पेट से नहीं उत्पन्न होता है, थाइमस से भी उत्पन्न नहीं होता है, यकृत से भी उत्पन्न नहीं होता है। बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है आपका अस्थि मज्जा से। तो अस्थि मज्जा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो। ठीक है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो है आपका WBC का ही प्रकार होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो आपको पता है कि RBC हो या WBC हो, दोनों का फॉर्मेशन यानी उत्पत्ति जो है बोन मैरो से ही होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं, ये आपका वंशागति का आणविक आधार है, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। तो आपको बताया गया है कि ये आनुवांशिक कूट में कुल 64 कोडॉन होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि हाउ मेनी कोडॉन आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड, तो 64 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र के 2 घटक होते हैं। तो एक परितंत्र के 2 घटक होते हैं, वो आपका अजैविक तथा जैविक। ये आपके इकोसिस्टम से पूछा गया है। ठीक है, यानी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि परितंत्र चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया है। तो कोई भी मतलब परितंत्र हो, उसका 2 ही घटक होता है, अजैविक और जैविक। अजैविक का मतलब होता है नॉन लिविंग और जैविक मतलब होता है लिविंग। यानी कि जैविक में पादप और जंतु आते हैं, अजैविक में आपका सनलाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सब अजैविक कंपोनेंट होते हैं। तो कोई भी अगर परितंत्र बनाना होगा तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट ज़रूरी है, वो भी अजैविक और जैविक। इसका इंग्लिश में पूछ रहा है कि द 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, तो बायोटिक और एबायोटिक, यही इसका सही आंसर होगा। बायोटिक और एबायोटिक करेक्ट आंसर ये होगा। और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट नहीं होगा, अजैविक और जैविक। अगला प्रश्न है, समजात अंग होता है। तो समजात अंग ये आपका इवोल्यूशन से पूछा गया है, जिसको हिंदी में क्रम विकास कहते हैं। तो समजात अंग जो है होता है कौन, तो एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार्य। ठीक है, अगर वही यहाँ पे असमजात पूछता तो यहाँ पे अलग उत्पत्ति होगा लेकिन एक समान कार्य होगा, यानी होमोलोगस ऑर्गेन हैव सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। अगर एनालोगस पूछता तो डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। बाकी ये 2 पर ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग है। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि अवशेषी अंग किसको बोलते हैं, यानी कि वैसा अंग जिसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य न हो लेकिन वो हमारे शरीर में उपस्थित है, तो उसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अपेंडिक्स।
अगर आपका ऑपरेशन होता है तो उस टाइम आप डॉक्टर से कहकर आप अपना अपेंडिक्स निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अवशेषी अंग है। इसके अलावे और बहुत सारे हमारे शरीर में अवशेषी अंग हैं, जैसे मान लीजिए कि कान में जो बाल होता है वो अवशेषी अंग है। हाँ, नाक में जो बाल हो वो अवशेषी अंग नहीं है, लेकिन कान में जो बाल होता है वो अवशेषी अंग है। छाती पर जो बाल होता है वो अवशेषी अंग है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अकल दाढ़, यानी कि जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, नेक्टेटिंग झिल्ली यानी कि नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये दोनों के दोनों क्या है, अवशेषी अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। यानी कि नाखून नहीं होगा, क्योंकि नाखून का हमारे शरीर में कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो विजडम टीथ और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी आपके इवोल्यूशन से ही पूछा गया है, यानी चैप्टर 7 से, जिसका नाम है क्रम विकास, हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात है। F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर पूछ रहा है, एक संकर पूछता है तो ये आपका ऑप्शन ए होता है, लेकिन द्विसंकर पूछ रहा है तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9:3:3:1, यानी कि F2 फिनोटाइपिक डाईहाइब्रिड रेशियो क्या हो जाएगा, ये 9:3:3:1। अगला प्रश्न है किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, ये चैप्टर 1 से पूछा गया है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। तो ये किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, तो इसका सही जवाब होगा डहलिया, ठीक है। यानी कि रूट ऑफ विच प्लांट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा डहलिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वह ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मकीय विलयन नहीं होता है कहलाता है। तो वैसा प्रजनन जिसमें युग्मकीय विलयन नहीं होता है कहलाता है क्या, असंग जनन। असंग जनन में युग्मकीय विलयन नहीं होता है। अनिषेचन जनन, यानी कि अनिषेचन जनन ये जंतु में होता है, जब कभी कभी देखने को मिलता है कि बिना निषेचन के ही कोई फीमेल क्या करती है, अब बच्चे को जन्म देती है, उसको निषेचन जनन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। पैरालैंगिक जनन तो होगा ही नहीं। यानी कि कह रहा है कि रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट यूनियन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में इसको हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है और कहाँ से पूछा गया है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो सब क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया, किस पेज से पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है सुपोषण पाया जाता है। सुपोषण पाया जाता है, तो सुपोषण आपको पाया जाता है झील में। ये आपको चैप्टर लास्ट में जो है इन्वायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे, वहाँ से पूछा गया है। ये प्रश्न यानी यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन लेक, सही जवाब इसका लेक ही होगा। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के कारण है, ये भी वहीं से पूछा गया है लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू, हिंदी में इसको हम लोग पर्यावरणीय मुद्दे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण, क्योंकि बहुत अच्छा से आप जानते हैं कि अम्लीय वर्षा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HNO3, ये दोनों अम्ल जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है। यानी कि कॉज ऑफ एसिड इज एयर पॉल्यूशन, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं, गाड़ी से ही निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अंतःकवक मूलक का उदाहरण है। अंतःकवक मूलक का उदाहरण क्या है, तो अंतःकवक मूलक का उदाहरण है आपका ग्लोमस यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोराइजा ग्लोमस। ये आपको चैप्टर 10 से पूछा गया है, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, हिंदी में इसको हम लोग मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। लास्ट पेज में देखिएगा, ये प्रश्न वहीं से पूछा गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बेकर का ईस्ट है। बेकर का ईस्ट बहुत ही आसान प्रश्न है ये, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। बेकर का ईस्ट क्या है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। बेकर ईस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पूछा गया है। एक तो आपको ये मिल जाएगा आपको यहीं से, यानी कि चैप्टर 10 से ही पूछा गया है। ठीक है, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। यहीं से ये दोनों प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि छिपे रंध्र पाए जाते हैं। तो छिपे रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? मरुद भीति में पाए जाते हैं, यानी कि सेकंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन जीरोफाइट्स। ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछा गया है इकोसिस्टम से। ठीक है, जिसको पारितंत्र कहते हैं। चैप्टर नंबर 14 देखिएगा, वहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम कहलाता है। तो खंडित जीन में कोडिंग अनुक्रम क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? तो एक्सॉन कहलाता है, यानी कि इन स्प्लिट जीन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन इसका सही जवाब होगा, यहाँ भी एक्सॉन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोडिंग जीन को एक्सप्रेस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। ये कोडिंग सीक्वेंस को आप क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हिंदी में है वंशागति का आणविक सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी चैप्टर से कि प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम, प्रतिलेखन की क्रिया में प्रयुक्त एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी एंजाइम यूज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज, इसका सही आंसर होगा। ये भी चैप्टर 6 से ही पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपको प्राथमिक वातावरण था। प्राथमिक वातावरण क्या था? तो अवकरण वाला। ठीक है, यानी कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर वाज रिडक्शन। ठीक है, ये आपको चैप्टर 16 लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यू पर्यावरण मुद्दा से पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं भारत में वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीवन अधिनियम ऐसे में लागू किया गया था 1980 में, बट यहाँ पे ऑप्शन है 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972, यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 1972। तो इसका सही जवाब होगा। और ये आपको प्रश्न पूछा गया है जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से पूछा गया है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि कौन प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आरएनए अल्पकालिक है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब होगा संवाहक आरएनए, यानी कि विच आरएनए इज शॉर्ट लाइफ? तो mRNA। क्योंकि ये जो है मात्र 5 से 10% ही होता है। ठीक है, और tRNA 10 से 15% होता है। rRNA जो है आपका लगभग 80% होता है। तो सबसे शॉर्ट लाइफ जो है mRNA ही होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जिसमें हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। वंशागति का आणविक सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। अगला प्रश्न है अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मिल जाएगा, हिंदी में हम इसको कहते हैं मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं कि हिस्टोन होते हैं। तो हिस्टोन होते हैं, आपको बताया गया है कि हिस्टोन क्या होता है? बेसिक प्रोटीन होते हैं। एसिडिक प्रोटीन, फैटी प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नहीं होता है, ये बेसिक प्रोटीन होता है। ये भी आप जो चैप्टर 6 में मिल जाएगा। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो कृपया करके इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, चैप्टर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
यानी वंशागति का आणविक सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हिस्टोन क्या होते हैं? क्षारीय प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटोइन भरपूर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बीटी कॉटन। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक प्लांट इज रिच इन बीटा कैरोटीन प्लांट्स? तो बीटी कॉटन, ये आपको चैप्टर 12 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से पूछा गया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आर्क्यूपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ? आर्क्यूपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ? तो ये आपको इवोल्यूशन यानी कि क्रम विकास से पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा जुरासिक काल। ठीक है, आर्क्यूपटेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ ईरा? तो ये हो जाएगा जुरासिक। ये इवोल्यूशन से पूछा गया चैप्टर 7। अगला है कि जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया? तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ठीक, जॉनसन। इसका सही आंसर होगा जॉनसन यानी जॉनसन। ठीक है, पुनेट ने पुनेट स्क्वायर दिया था। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न जो है चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। ठीक है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ये आपको हर एक चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चेचक की बीमारी निम्नलिखित में किसके कारण होती है? इसका हम ट्रिक भी बताए थे, यानी स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस यानी विषाणु। ठीक है, चेचक विषाणु से होता है। तो इसका सारा ट्रिक बताया है कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन है, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन है, कवक से होने वाली बीमारी कौन कौन है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन है, ये सारा ट्रिक के साथ आपको बताया गया है। तो अगला प्रश्न है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 24 है, ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा गया, चैप्टर नंबर 8 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि दो समान हेलोटाइप्स को क्या कहते हैं? हेलोटाइप्स समान जब सिमिलर, व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर हेलोटाइप्स? तो आइसोटाइप। आइसो का मतलब ही होता है सिमिलर, यानी कि यहाँ भी आइसोटाइप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? तो ऋतुस्राव ये चैप्टर 3 है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मानव जनन कहते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है? तो एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बताया गया है कि जो यूट्रस होता है उसमें 3 वाल होता है। अंदर वाले को एंडोमेट्रियम कहते हैं, बाहर वाले को पेरीमेट्रियम और बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं। यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइकिल चेंज टेक्स प्लेस एंडोमेट्रियम हो जाएगा। ठीक है, और मायोमेट्रियम जब कब होता है? जब डिलीवरी टाइम के समय जब जोरदार कंट्रैक्शन होता है तो मायोमेट्रियम में चेंजिंग आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ये फर्स्ट चैप्टर से है, यानी कि जीव में जनन से है। तो अदरक में ये आपको जिंजर हो या बनाना हो, राइजोम के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है, यानी जिंजर इज प्रपोज्ड वेजिटेटिव बाय राइजोम। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है? तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, यानी कि स्नो लेपर्ड, एशियन हाथी दोनों जो है लुप्त प्राय प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर स्पीशीज? बोथ हो जाएगा, ए एंड बी। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 15, जिसको कहते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका संश्लेषण होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 3 मानव जनन जिसको कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एमनियोटिक द्रव, यानी कि एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है? तो डीएनए द्वारा डीएनए का प्रतिलेखन नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से
पूछा गया है ये, यानी विच वन इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट बाय डीएनए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। अगला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया है, जिसका नाम है इकोसिस्टम परितंत्र, यानी ऊर्जा की कितनी मात्रा एक पोषी स्तर से दूसरे में हस्तांतरित होती है, तो 10%। बहुत ही आसान प्रश्न है। विच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपी लेवल टू नेक्स्ट, तो 10%, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये षष्ठ गुणित होता है। ये आप याद रखिएगा कि ट्रिटिकम एस्टिवम इज हेक्सा क्लोराइडी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हृदय का विकास होता है, तो हृदय का विकास कहाँ से होता है, तो मेसोडर्म से होता है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। हार्ट इज डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा आपके लास्ट पेज में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोडर्म। क्या हो जाएगा, मेसोडर्म। फिर चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया कि मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है, तो मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, सेंट्रियोल होता है, लेकिन अंतःद्रवी जालिका नहीं होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुप्रभावी जीन है, यानी प्लियोट्रोपी जीन हैज मल्टीपल फिनोटाइप्स, यहाँ पे विभिन्न लक्षण प्रारूप हो जाएगा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको चैप्टर 6 से पूछा गया है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। जैव उर्वरकों में सम्मिलित है, जैव उर्वरकों में यानी फ्रैंकिया है, कवकमूल है, साइनोबैक्टीरिया है, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड फ्रैंकिया, माइकोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। लास्ट पेज पढ़िएगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगला प्रश्न है कि राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है, तो राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है, तो केंद्रिका में संश्लेषित होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा वेयर इज आरएनए सिंथेसाइज, तो न्यूक्लियोलस। ये भी चैप्टर 6 से पूछा गया है। केसर किस पौधे से प्राप्त होता है, तो केसर आपका क्रोकस सैटाइवम से प्राप्त होता है। चैप्टर 8 पढ़ लीजिएगा, यानी कि सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, क्रोकस सैटाइवस से प्राप्त होता है। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगला प्रश्न है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि एक्स सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन, इस दोनों का एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बीज बैंक, ठीक है। बाकी शब्द ये 3 जो है आपका क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। पवित्र उपवन, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वस्थानीय संरक्षण है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 39, ये आपको सेकंड लास्ट चैप्टर से जैव विविधता और संरक्षण से पूछा गया है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं कि टीडीएनए के लिए संवाहक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है। चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा टीडीएनए के लिए संवाहक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, यानी कि वेक्टर फॉर टीडीएनए इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अगला प्रश्न है विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो विषाणु मुक्त पौधे फिर बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया। चैप्टर नंबर 12 ये हो जाएगा विभोज्यतक संवर्धन, यानी कि हाउ टू गेट वायरस फ्री प्लांट, तो बाइट मेरिस स्टेम कल्चर। ये आपको चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी इसके उपयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से पूछा गया है। फर्स्ट पेज में ही आपको ये मिल जाएगा, उसका फर्स्ट पेज पढ़िएगा चैप्टर नंबर 12 का, उसी में मिल जाएगा आपका इसका आंसर। अगला प्रश्न नील हरित शैवाल की विशेषता है। बहुत ही शानदार और काफ़ी सुंदर प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल की विशेषता है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करता है, जो कि धान के खेतों में पाया जाता है।
फर्मेंटेशन नहीं करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी में नस्टा, कैनाबिना ये सब आता है, ये सब बैक्टीरिया ही है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। यही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, बाकी सब हेटेरोट्रॉपिक होता है, यानी यही एक स्वपोषी होता है, बाकी सब परपोषी होता है या विषमपोषी होता है। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न जो है आपको मिला है चैप्टर 10 से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने की है। ये चैप्टर 12 से पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। तो इसका सही जवाब होगा सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन की आणविक रचना की खोज की, यानी हु डिस्कवर द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ, तो सेंगर हो जाएगा, फ्रेडरिक सेंगर इनका नाम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एंजाइम का उपयोग डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है। आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11 में कि लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और इंडोन्यूक्लियस काटने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइगेज। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन बाइट ऑफ डीएनए, तो लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है ग्राफीन पुटक की वृद्धि तथा परिपक्वता नियंत्रण होता है। तो ये आपको चैप्टर 3 से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FSH, LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ही होता है, यानी कि ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफीन फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय FSH एंड LH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटरफेरॉन किसकी रोगजनक विधि को दबा देता है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा गया है। तो ये वायरस की गतिविधि को दबा देता है, यानी इंटरफेरॉन सप्रेस द पैथोजेनिक एक्टिविटी ऑफ वायरस, चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया है। ब्लड कैंसर है, ये भी वहीं से पूछा गया। ब्लड कैंसर क्या है, तो ल्यूकेमिया है। ठीक है, यानी कि ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या है, तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, तो ब्लड कैंसर है। ये भी चैप्टर 8 से ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है एकल कोशिका प्रोटीन है, ये चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति इसको कहते हैं। तो एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, तो ये आपका सूक्ष्म जीव है। क्या है, सूक्ष्म जीव है। यानी कि व्हाट इज ए सिंगल सेल प्रोटीन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एंटीबायोटिक नहीं है, एंजाइम नहीं है, टॉक्सिन भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रतिजैविक ये सेफेलोस्पोरिन प्राप्त होता है किससे, तो ये आपको प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से। यानी कि कहाँ से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से। ये आपको चैप्टर 10 में मिल जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रेरित गर्भपात है आपका MTP। क्या है, MTP। प्रेरित गर्भपात क्या है, MTP, यानी इंड्यूस एबॉर्शन इज MTP। अगला प्रश्न है आपका कि कॉपर टी रोकता है किसको, तो कॉपर टी रोकता है आपका निषेचन को। कॉपर टी प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन को। ये आपको चैप्टर 4 से मिल जाएगा जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, जनन स्वास्थ्य। दुधारू गाय की नस्ल है तो सिंधी। मिल्च ब्रीड, मिल्च का मतलब मिल्क ही होता है, ब्रीड ऑफ काऊ इज सिंधी। ये चैप्टर 9 से है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा GMO नहीं है, तो GMO कौन नहीं है, डॉली एक भेड़ का प्रजाति है। ये जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि डॉली जो है ये क्या है, भेड़ की प्रजाति है। तो ये बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजाल और फ्लेवर सेवर जो है क्या है, GMO है, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी
एंड इट्स एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है कि पौधे में क्राउन गॉल रोग किसके कारण होता है? तो पौधों में क्राउन गॉल रोग आपका टीआई प्लाज्मिड के कारण होता है, यानी कि क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट इज कॉज बाय टीआई प्लाज्मिड, चैप्टर नंबर 11। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बीज होते हैं, कृत्रिम बीज होते हैं क्या? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, एनकैप्सुलेटेड कायिक भ्रूण, यानी कि सिंथेटिक सीड्स आर इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ये भी आपका चैप्टर 9 से है, वृत्तकार डीएनए उपस्थित होता है। तो वृत्तकार डीएनए प्लाज्मिड में भी होता है, हरित लवक में भी होता है, ए और बी हो जाएगा। प्लाज्मिड भी क्या है? एक तरह का डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होता है जो सर्कुलर डीएनए इसमें पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए ही पाया जाता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही पूछा गया, चैप्टर नंबर 11। अगला प्रश्न है कि परजीवी आवृतबीजी होते हैं। परजीवी आवृतबीजी क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पैरासिटिक एंजियोस्पर्म आर प्राइमरी कंज्यूमर इकोसिस्टम परितंत्र, चैप्टर नंबर 14 से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण के कार्य किसके द्वारा होता है? तो कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों के द्वारा होता है, सबको पता है, पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 13 से पूछा गया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टि कहते हैं हिंदी में इसको, यानी फोटोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ कैक्टस प्लांट। ठीक है, कैक्टस जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? लीफ के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स कहते हैं। ये भी आपको 14 में ही मिल जाएगा। लिथोफाइट्स ए प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक आर लिथोफाइट्स, 14 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 14। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी समृद्ध होती है। तो लेटराइट मिट्टी समृद्ध होती है लोहा, ठीक है, या एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं। लेटराइट सॉइल इज रिच इन, तो लेटराइट सॉइल में क्या होता है? आयरन होता है और एल्युमिनियम होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर नहीं होता है। रेट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। रेट्रो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आरएनए है। क्या है? आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रो वायरस क्या हो जाएगा? आरएनए। तो आरएनए आपका रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, यानी एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल है, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और कोविड-19 का जेनेटिक मटेरियल है। कौन? आरएनए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए। यहाँ पे आरएनए। डीएनए का विशिष्ट अनुक्रम जहाँ इको R1 काटता है, तो गटाक कटाक आपको बताए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गटाक कटाक। ये भी आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया है। द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर इको R1 कट इज गटाक। अगला प्रश्न है कि विश्व की जलवायु को खतरा है। O2 के बढ़ती मात्रा से नहीं, O3 की बढ़ती मात्रा से भी नहीं, CO2 की बढ़ती मात्रा से, क्योंकि CO2 का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ग्लेशियर जो होंगे वो पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा तो फसल नुकसान होगा, फसल नुकसान होगा तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा। यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट इज थ्रेटनेड बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ CO2, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर से पूछा गया है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इशू, हिंदी में इसको पर्यावरणीय मुद्दा कहते हैं। तो इस पर भी ध्यान देना। अगला प्रश्न भी उसी चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 16 से ही पूछा गया है। ई कचरा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ई कचरा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन, ये चैप्टर देखिए लास्ट से, ये 64 नंबर लास्ट चैप्टर से पूछा गया। पिस्टिया ये आपका फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया। तो पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये अंतःभूस्तारिया, भूस्तारी के द्वारा होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय शक्कर नहीं होगा, यहाँ पे ऑफसेट होगा। क्या होगा? भूस्तारिका हो जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। अगला प्रश्न है, आलूकंद की आंखें क्या होती है? आलूकंद की आंखें, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है। अक्षीय कलिका,
तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जन्म, यानी कि कह रहा है कि द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर इज आर एक्सियल बर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सियल बर्ड। अगला प्रश्न है आपका कि गंजापन संबंधित है, तो गंजापन संबंधित है एंड्रोजन हार्मोन होता है मेल में, ये एंड्रोजन। ऐसे में आपको देखने को भी मिलता है कि गंजापन मेल में ही ज़्यादा होता है फीमेल के कंपेयर में, तो इसका ये रिलेटेड बाल्डनेस इज रिलेटेड एंड्रोजन ये हार्मोन है। हालांकि ऑक्सीटोसिन फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मौखिक गोलियों का घटक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स? तो ओरल पिल्स आपका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, ये भी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है कि बीजांड का आवरण रूपांतरित हो जाता है बीज के आवरण से, चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और लास्ट प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर, काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो ये सबसे ज़्यादा बाघ के लिए विख्यात है, उसके साथ साथ उसमें हाथी भी होती है, तो हाथी और बाघ दोनों इसका आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर आपका एलिफेंट एंड टाइगर, यानी बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। ये आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट, ये जो आपकी उत्तराखंड में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका टोटल प्रश्न हो गया, तो यहीं पे हम लोग